अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जागो लाहौर। जनाब, एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ में हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ, और हमेशा की तरह इस दुआ के साथ हाजिर हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे। और आज का प्रोग्राम भी जनाब एक खूबसूरत सी बात के साथ ही उसका आगाज़ भी करेंगे। और कहा जाता है कि जनाब बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों की ज़िंदगियों में मुस्बत किरदार अदा करे, पॉजिटिव रोल प्ले करे, और जो लोगों को गिरने नहीं देता है, उन्हें संभालता है, मुश्किल वक्त में कभी उन्हें तन्हा भी नहीं छोड़ता है, और सुलह करने में, माफ़ करने में हमेशा वो पहल करे। और किसी से अगर गलती हो जाए या कोई बात उसको बुरी लग जाए तो नाराज़ होने या गुस्सा करने के बजाय हमेशा नरम दिली का मुजाहरा करता है, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ना खुश अखलाक़ी को अपना एक मामूल बना लेता है, और दूसरों से नरमी का मुजाहरा करने में हमेशा पहल करता है। क्योंकि जब आप अपने मिजाज को मुस्बत बना लेते हैं, पॉजिटिव बना लेते हैं ना, तो ज़िंदगी में बहुत से मामलात हमारे सुलझना शुरू हो जाते हैं, ठीक होना शुरू हो जाते हैं। और खुश अखलाक़ी का मतलब भी यही होता है कि आपकी सेहत भी अच्छी है, और अगर कोई मुखालिफ भी मदद लेने आया है आपके पास, तो उसकी आखिरी उम्मीद होता है कि आपके पास वो आया है और आपने उसकी मदद करनी ही करनी है। और बहुत से लोग दूसरों की ज़िंदगी में ना एक मनफी किरदार अदा कर रहे होते हैं, उन्हें नीचा दिखाने में हमेशा लगे रहते हैं, और कोई दूसरा कामयाब हो रहा हो ना तो उसे बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं या उसे सपोर्ट नहीं करते हैं। और इस दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, हर जगह आपको ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे, और ये एक हकीकत भी है। मगर इसके मुतालिक कुछ किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये बात हमारे बस से बाहर होती है। मगर जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम लोगों की ज़िंदगी में कभी एक जो मनफी किरदार है, एक जो नेगेटिव रोल है, वो अदा ना करें। सबके साथ ऐसे रहें जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ पेश आएँ, हमारे साथ रहें। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी इज़्ज़त करें तो हमें भी लोगों की इज़्ज़त करना सीखना चाहिए। जो मनफी किरदार है ना, इसमें कुछ भी हो सकता है। आप बेजा किसी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, बेजा किसी के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं, बेजा किसी की कामयाबी में उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं या उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमेशा उसको नीचा ही दिखा रहे हैं, तो ये भी मनफी रवैयों में आ जाता है। तो इसलिए इससे इज्तनाब करना चाहिए जितना हो सकता है। मैंने तो एक चीज़ ये सीखी है कि जब आप किसी दूसरे के लिए आसानी पैदा करते हैं ना, तो जनाब ऑटोमेटिकली आपके जो कामयाबी का रास्ता है ना, वो मज़ीद बेहतर होना शुरू हो जाता है, और आपके जितनी भी हर्डल्स मौजूद होती हैं ना, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। आप भी कामयाबी की तरफ मज़ीद गामज़न होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए दूसरों की ज़िंदगियाँ आसान बनाएंगे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ ज़रूर पैदा करेगा। तो ये आज का पैगाम था कि जनाब अगर आपने खुश रहना है तो दूसरों को भी खुश रखना सीखना चाहिए। आई नो इट्स अ वेरी टफ़ जॉब या टफ़ टास्क होता है दूसरों को खुश रखना, लेकिन फिर भी कोशिश हमें हमेशा करते रहना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। तो हम भी कोशिश करेंगे और आज का जो शो है आपके लिए अच्छा बनाएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं जनाब। इंसान अल्लाह ताला की खूबसूरत तख्लीक है, और इसे आँख, कान, नाक, ज़ुबान और दिमाग जैसी बेहतरीन सलाहियतें देकर इस दुनिया में भेजता है कि हम अपने रोज़मर्रा के मामलात को बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सके। और अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करें तो भी मेरे ख्याल से कम है, क्योंकि इसने हमें एक मुकम्मल इंसान बनाया है। लेकिन हम में से बहुत से लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि दुनिया में रोज़ाना लाखों पैदा होने वाले बच्चों में बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो किसी ना किसी बर्थ डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं। तो ये बच्चे हमारे लिए स्पेशल चाइल्ड होते हैं, और दुनिया भर में मुख्तलिफ माजूरियों को दूर करने के लिए आए रोज़ कोई ना कोई ईजाद ऐसी आती है, या आला या फिर ऐसी मेडिकेशंस के हवाले से कुछ ना कुछ हमारे सामने कोई चीज़ें आ रही होती हैं। और आज हम प्रोग्राम में कानून की समात के मुतालिक बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में ये नौज़ायदा बच्चों में समात से महरूमी या इससे जुड़े दीगर मसाइल में इजाफा होता जा रहा है, और ये पाकिस्तान में तीसरी बड़ी माजूरी की अलामत भी है। यानी पाकिस्तान में हर रोज़ सैकड़ों बच्चे मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इस मसले का शिकार हो रहे हैं, और चूँकि इस पर बात ही कम की जाती है, तो हमने आज ऑडियोलॉजी पर इस पर बात करने के लिए जनाब हमने आज दावत दे रखी है। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं
लाइबा सुहेल हैं जो कि ऑडियोलॉजिस्ट हैं। अब आप लोग भी समझ रहे होंगे ये ऑडियोलॉजिस्ट है क्या, तो ये हम लाइबा से ही जानेंगे कि ऑडियोलॉजिस्ट और ईएनटी जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जिनको हम समझते हैं कि नाक कान गले की अगर हमें या आंखों का अगर हमें कोई प्रॉब्लम हुआ है तो हमने ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना है। तो आज हम लाइबा से ही इन दोनों में डिफरेंस जानेंगे। लाइबा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लोहार में। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। लाइबा सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन हमारी दूर करे कि ये ऑडियोलॉजिस्ट होता क्या है, बिकॉज हमें तो यही पता है कि अगर नाक कान गले का अगर हमें कोई मसला है तो हमने ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना है। ईएनटी में और ऑडियोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है? ईएनटी बेसिकली जो है वो हमारा ओवरऑल पूरी आपकी जितनी भी डिजीजेस हैं ना कान की, अगर आपको कान में कोई वैक्स हो गई है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, पस पड़ गई है, आपके कान का ईयर ड्रम जैसे हम कान का पर्दा कहते हैं वो डैमेज हो गया है या कुछ भी हो गया है, तो आप जाएंगे ईएनटी के पास। और लेकिन अगर आपको उसके बाद या उसकी वजह से या किसी और वजह से जो है वो सुनने में मसला आ रहा है, आप कह रहे हैं कि जी सुनाई नहीं दे रहा, कानों में शोर आ रहा है, आवाज़ें आ रही हैं, चक्कर आ रहे हैं, तो उसके लिए आप जाएंगे ऑडियोलॉजिस्ट के पास। ऑडियोलॉजिस्ट जो है वो बेसिकली डील कर रहा है आपके जितने भी बैलेंस इश्यूज़ हैं और जितने भी आपके हेयरिंग इश्यूज़ हैं, सुनने के जितने भी मसाइल हैं, कानों में ऊंचा सुन रहा है, कम सुन रहा है, आप शोर में बैठे हैं, आपको आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपका ऑडियोलॉजिस्ट डील कर रहा है। मतलब ये कह लें कि उसी में ईएनटी में ही एक स्पेसिफिक एक ब्रांच आ जाती है उसकी, जो सिर्फ हेयरिंग को ही डील कर रही होती है। ठीक है, आज हमें पता चल गया कि जनाब इसमें क्या फ़र्क है, वो भी लाइबा की वजह से। अच्छा लाइबा, जिस तरह हम बात करते हैं, आपने बताया कि बैलेंस को, हेयरिंग को जो है ये सारा डील करता है ऑडियोलॉजिस्ट, तो इसमें बताइए पाकिस्तान में जो हेयरिंग की प्रॉब्लम है क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है? पाकिस्तान में बेसिकली अर्ली आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अच्छा। कहीं भी आप बाहर चले जाएं, सबसे पहले जब भी बच्चा न्यूबॉर्न बेबी होता है, जब उसकी बर्थ होती है उसके फ़ौरन बाद जो है वो हेयरिंग असेसमेंट्स कराई जाती हैं। पाकिस्तान में हेयरिंग असेसमेंट्स अब बड़े शहरों में थोड़ी कॉमन हुई हैं, लेकिन फिर भी इतनी नहीं है कि आप जो है अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लें। अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाती है तो उससे ये होता है कि आप जो है वो अर्ली डायग्नोसिस करते हैं और उसमें जो आप हेल्प कर सकते हैं लोगों की जल्दी उसको ट्रीट करने में। अच्छा, लेकिन क्या कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं? मतलब हमारा क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है? बहुत से लोग कहते हैं कि कज़न मैरिजेस की वजह से भी ये प्रिवेल कर रही हैं बीमारियाँ। कौन कौन से हमारे फैक्टर्स इसमें इंक्लूड होते हैं? इस पर डिफरेंट फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, मेडिसिन इंक्लूड होती हैं। अगर मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई हाइपरटेंशन रही है, डायबिटिक रही है वो, उसके अलावा वो कोई और मेडिसिन ले रही है, या बच्चा जो है जो लो बर्थ वेट के साथ हुआ है उसको एनॉक्सिया आ रहा है, यानी ऑक्सीजन नहीं आई उसको जल्दी, और उसको इस तरह के प्रॉब्लम्स रहे हैं, अगर उसको हाइपरबिलिरुबीमिया जिस जॉइंटिस जिसे कहते हैं वो हो गया है, इस तरह की चीज़ें अगर हो गई हैं तो उसमें ये जो है रेड फ्लैग्स होते हैं बेसिकली। ये उसमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम बच्चे की जो है वो असेसमेंट कराएं और हमें पता चल जाए कि उसको आइदर इसकी वजह से कोई हेयरिंग लॉस है या नहीं है, वेदर ही इज़ नॉर्मल और नॉट। और अक्सर ये होता है कि डिलेड क्राइंग जो होता है सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जब बच्चा पैदा होता है वो फ़ौरन रोता है, अगर वो नहीं रोता तो उसके बाद जो है वो हमें हेयरिंग असेसमेंट करानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें जो इशू आता है वो यही होता है कि वो उनकी क्राइंग जो है वो डिले हो जाती है। अच्छा। और डिलेड क्राइंग की वजह से जो है वो उनकी नर्व डैमेज हो जाती है और नर्व डैमेज की वजह से उनको हेयरिंग लॉस आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये क्या लोगों को पता होता है? बिकॉज बहुत से लोग मेरे ख्याल से इसको नॉर्मल भी समझते हैं कि अच्छा चलो बच्चा नहीं रो रहा है तो इट्स ओके, इसको लेकर चलते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छा हमारा बच्चा शायद लेट बोला भी है और लेट सुनता भी है तो इट्स ओके, ये कॉमन मसला है या इतना मसला नहीं है, ये नॉर्मल है। हाँ जी, ये थोड़ा है पाकिस्तान में थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि भाई बच्चा पेरेंट्स लेट बोले थे और फादर भी लेट बोला था और जी सब हमारी फैमिली में बच्चे लेट बोलते हैं, तो ये इसके लिए जो है उन्हें करवानी चाहिए असेसमेंट। अगर आपका बच्चा जो है वो एट द एज ऑफ 1 ईयर 1 वर्ड नहीं बोल रहा, उसकी बेसिकली डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, बैबलिंग स्टेज होती है डिफरेंट, इसमें अगर वो बच्चा वो माइलस्टोन्स अचीव नहीं कर रहा तो हमें जो है वो फिर उसकी असेसमेंट करानी चाहिए और देखना चाहिए कि वो चल रहा है, मतलब उसका हेयरिंग टेस्ट ठीक है या उसको कोई मसला तो नहीं है, वेदर इट्स जेनेटिक। कुछ होता है कुछ केसेस में कि बच्चे जो हैं वो हर बच्चे का माइलस्टोन डिफरेंट होता है, लेकिन अगर बच्चा जो है वो प्रॉपर माइलस्टोन फॉलो नहीं कर रहा तो फिर उसके असेसमेंट्स और उसकी बाकी जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं उसको किसी डॉक्टर से या ऑडियोलॉजिस्ट से या स्पीच थेरेपिस्ट से जो है वो चेक करवानी चाहिए। लेकिन क्या मतलब अब जैसे नौज़ायदा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, क्या उसकी असेसमेंट हो सकती है? किस तरीके से हो सकती है? इसके लिए ओईज एक टेस्ट होता है, ऑटो एक्विस्टिक एमिशन,
वो उसमें बस होता है कि रेफर्ड और पास, इट्स अप टू वैलिड अप टू 3 मंथ्स ना। जैसे ही न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसकी हम लोग उसका ओईस करा लेते हैं, अगर तो कोई इशू होता है तो वो उसमें रेफर आ जाता है, और अगर नहीं होता तो इट्स पास। पास का मतलब है कि बच्चा ठीक है। ये कोई टेस्ट है? हाँ, ये टेस्ट है। अच्छा। और ये टेस्ट है बेसिकली, इससे हमें पता चल जाता है, इट्स अ बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट ना। हम न्यू बच्चे से तो जो है बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं ले सकते, तो हम उसका बेसिकली ओईस करा लेते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि ये आइदर इट्स रेफर्ड और पास। अगर तो वो रेफर्ड होता है तो वो फिर हम उसको आफ्टर 3 मंथ्स और 6 मंथ्स जो है एक और असेसमेंट के लिए बुलाते हैं, उसको कहते हैं ABR। ABR में जो है वो हम उसकी जो ब्रेन रिस्पॉन्सेज हैं सारे वेव्स के वो चेक करते हैं, और उससे जो है फिर हमें पता चलता है कि कोई नर्व जो है नर्व डैमेज है या कोई और वजह है जो हमें बच्चा जो है वो सुन नहीं रहा। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो बच्चा जिसका हमें 2-3 साल बाद पता चलती है बात, वो हमें शुरू में ही पता चल जाती है। मतलब 2-3 साल बाद जब वो नहीं बोलेगा तब पेरेंट्स इस चीज़ को नोटिस करेंगे, और बच्चे ने जो 2-3 साल में सीखना है वो सारा कुछ जो है वो उसका मिस हो जाएगा। जो आवाज़ें उसने 3 साल में सुननी है वो 3 साल बाद जब हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद उसको डायग्नोसिस में भी टाइम लगेगा, फिर हम उसके लिए ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे। मतलब जो उसकी ज़िंदगी के 3 साल ज़ाया होंगे वो बच जाएंगे। मतलब वही चीज़ जो उसने 3 साल बाद सीखनी है वो 3 से 6 महीने के दरमियान में घर में पता चल जाता है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान के साथ वो फ़ौरन सीख लेगा। नहीं मतलब एक छोटा सा बच्चा है, मतलब नौज़ायदा है, आप कह लें कि 6 महीने का या 1 साल का, तो उसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या ऐसी चीज़ होगी ऑडियोलॉजिस्ट के पास जो उसके साथ वो करेगा? बेसिकली जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके लिए अगर उनको जो है वो प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। प्रोफाउंड इज़ विच इज़ नॉट ट्रीटेबल बाय हेयरिंग एड्स। जो अगर हेयरिंग एड्स के साथ ट्रीटेबल नहीं है तो फिर हम उसके लिए कोक्लियर इम्प्लांट करवाते हैं। कोक्लियर इम्प्लांट में ये होता है कि एक डिवाइस जो है वो सर्जिकली इम्प्लांट की जाती है कान के पीछे, और उससे जो है वो फिर आगे बच्चे की ट्रीटमेंट मतलब ये न्यूबॉर्न में भी कोई न्यूबॉर्न में नहीं है। पाकिस्तान में इसका जो एज क्राइटेरिया है वो अप टू 1 मंथ है, और सॉरी 1 ईयर है। 1 ईयर है। हाँ, ओके। तो उससे पहले फिर क्या किया जाता है? उससे पहले फिर यही है कि उसके डिफरेंट टेस्ट कराए जाते हैं और वेट किया जाता है। बाहर के मुल्कों में जो है वो जल्दी हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान में जो है उसकी एज लिमिट जो है इट्स 1 ईयर। 1 ईयर के बाद ही ये 1 ईयर के फ़ौरन बाद जो है वो हम इम्प्लांट कर देते हैं। उसके बाद बच्चे की थेरेपीज़ होती हैं, स्पीच थेरेपी होती है, बिहेवियर थेरेपीज़ होती हैं, और वो उसको जो तो है उसके बाद क्या बच्चे को जो वो हेयरिंग उसकी लॉस हुई हुई होती है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है, या प्रॉपर जिस तरह हमें सुनाई दे रहा होता है वैसे ही उन्हें सुनाई दे रहा होता है? हाँ, बिल्कुल बेहतर होती है। बच्चे नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, आगे जाके मेनस्ट्रीम स्कूल्स में आ जाते हैं। वही अगर पेरेंट्स इतने कोऑपरेटिव हों कि वो सारी थेरेपीज़ और हर चीज़ को फॉलो करें तो फिर होता है। और ये कितना महंगा प्रोसेस है ये सारा कोक्लियर ट्रीटमेंट? कितना इम्प्लांट इज़ अ क्वाइट एक्सपेंसिव प्रोसीजर इन पाकिस्तान। नॉर्मली जो बेसिक से बेसिक होता है इट कॉस्ट अप टू 25 to 30 lakhs। ओह हाँ, फॉर 1 ईयर। सिर्फ ये 1 ईयर के लिए? एक कान के लिए। हाँ, अच्छा, एक कान के लिए, और दूसरे कान के लिए यू हैव टू पे अनदर 25 to 30 lakhs। ओके। और क्या ये हमारे मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें ये अवेलेबिलिटी गवर्नमेंट सेक्टर्स में है या तो नहीं है, लेकिन कुछ जैसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल है हमारा, चिल्ड्रन में है, वहाँ पर है ये फैसिलिटी? लेकिन गवर्नमेंट नहीं करा रही। डिफरेंट NGOs हैं जो विच आर स्पॉन्सरिंग देम। बैतुल माल है वो कर रही है, स्पॉन्सर कर रही है इसको, तो उससे जो है फंडिंग्स आती हैं और फिर कोक्लियर इम्प्लांट डिफरेंट जगहों पे होते हैं ये। और ये सिर्फ यही एक इम्प्लांट है जो किया जाता है, ये इसके अलावा भी और प्रोसीजर्स हैं या ट्रीटमेंट्स हैं, या सिर्फ यही लास्ट हमारे पास ऑप्शन रह जाता है? हाँ, अगर बिल्कुल डैमेज है और हेयरिंग एड्स काम नहीं करे तो फिर कोक्लियर इम्प्लांट इज लास्ट ऑप्शन। और पाकिस्तान ये तो उनके लिए ना बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है, जिनको मतलब अगर सुनाई देता है लेकिन बहुत ऊंचा सुनाई देता है, उनकी थोड़ी जो रेजिडुअल हेयरिंग है, उसकी वजह से उसके लिए फिर क्या ट्रीटमेंट होगा? उसके लिए ट्रीटमेंट हेयरिंग एड्स का होता है, उसमें डिफरेंट हो। छोटे बच्चों को तो वैसे ही BTA लगाया जाता है, बिहाइंड द ईयर वाला। उसमें ये होता है कि वो हेयरिंग एड होता है, फिर उनकी स्पीच थेरेपी की जाती है, उनको सिखाया जाता है, उनकी AVT होती है, ऑडियो वर्बल थेरेपी होती है। उसमें ये होता है कि उन्होंने हेयरिंग एड को किस तरह ठीक करना है, क्योंकि बच्चों को मोस्टली इरिटेट करता है। जिस बच्चे ने कोई आवाज़ नहीं सुनी होगी, एकदम वो इतनी सारी आवाज़ें सुनेगा तो ऑटोमेटिकली बच्चा जो है वो उसके रिएक्ट करता है। और फिर यही होता है कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को कंडीशन किया जाता है उस आवाज़ को सुनने के लिए। और फिर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हेयरिंग एड के बाद मेन स्ट्रीम स्कूल्स में काम कर रहे हैं।
अच्छा, वो जो बैलेंस की आपने बात की थी कि हमारे बैलेंस भी कर रहा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं हमारी? ईयर जो है वो बेसिकली हमारा सुनने के साथ साथ हमारा बैलेंस भी मेंटेन कर रहा है। अक्सर लोगों को होता है कि जी हमें चलते हुए चक्कर आते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए चक्कर आते हैं, लेटते हुए चक्कर आते हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा मेन हमें जब पता चलता है कि बैलेंस वर्टाइगो जो है वो रिलेटेड जब ईयर के साथ रिलेट करता है, अच्छा, तो उसमें यही होता है कि आपको लेट के भी चक्कर आते हैं। उसमें ये होता है कि आपका जो इनर ईयर है वो बेसिकली बैलेंस को भी डील कर रहा है, तो उसमें कोई मसला आ जाता है तो आपका जो है वो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चों में हो, ये बड़ों में भी हाँ, हो बड़ों सकता में भी हो, बच्चों में नहीं होता, मोस्टली अच्छा, बड़ों ये में बड़ों ही में होता है। ज़्यादातर कॉमन होता है, बच्चों में तो इतना डायग्नोज और नहीं इसकी होता। क्या कॉज हो सकती है, वजह क्या हो सकती है इसकी इसकी? कोई भी वजह हो कि सकती है, कोई बैलेंस जो है आपका ट्रॉमा हो डिसबैलेंस सकता हो है, गया। कोई भी आपको कुछ भी हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई आपका एक्सीडेंट अच्छा। हो गया या आप स्लिप हो गए हैं, कुछ भी हो गया है, आपने जो है कोई मेडिसिन ऐसी खाई है, ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, कुछ अच्छा। भी हो सकता है, इसकी कोई ऐसा तो चीज़ इसका क्या ट्रीटमेंट होगा फिर? इसके डिफरेंट मेन्यूवर्स होते हैं, मेडिसिन होती हैं, थेरेपी इसकी भी पूरी होती है, उसमें आपकी ट्रीटमेंट होती है, ऑडियोलॉजिस्ट जो है वो उसको डील करते हैं, काफ़ी सारे लाहौर में भी जहाँ आप जो है वो जाते हैं, फिर आपको डिफरेंट वो परफॉर्म करवाए जाते हैं मेन्यूवर्स, जैसे फिजियोथेरेपी होती है इस तरह की ये थेरेपीज़ होती हैं, और उसमें जो है वो आपको परफॉर्मेंस कराई जाती है इन सब चीज़ों की। अच्छा, ये मतलब जो हम लोग अपने कान साफ़ नहीं करते हैं प्रॉपरली, बहुत से लोग कहते हैं कॉटन बड नहीं मारना चाहिए, और भी चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्या जो हम लोग जैसे पेन भी बहुत से लोग यूज़ करते हैं, मर्द हजरात चाबियां भी मार रहे होते हैं, कीज़ भी यूज़ कर रहे होते हैं कान साफ करने के लिए, क्या इस वजह से भी हेयरिंग लॉस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, डिसेबिलिटी हो सकती है? कान को साफ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, ईयरबड्स तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होते, तो ये है कि और ये जो बाकी चीज़ें ये हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, ये नेचुरल फिनोमेना होता है, जब हमारी जॉ मूवमेंट होती है तो हमारी ईयर वैक्स जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव होना शुरू हो जाती है। ओके, वो खुद ही हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती, और अगर इतना है तो नहाते हुए बस हम जो है अपनी फिंगर से उसको साफ कर सकते हैं, दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर क्लीनिंग द ईयर। मतलब ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ये करने की जरूरत नहीं, इसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, इसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, हमारा ईयर ड्रम जो है वो डैमेज हो जाता है, और उसमें जो है वो फिर उसकी वजह से हेयरिंग लॉस जो है वो हो सकता है। ठीक है जी, लाइबा सुहेल ऑडियोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। लाइबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, और जनाब हम बात कर रहे थे कि बच्चों में ख़ासतौर पर न्यू बॉर्न बेबीज़ में जो हेयरिंग लॉस हो जाता है उसको किस तरह तशख़ीस किया जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उस पर बात की है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से, और जैतून का तेल सेहत के लिए कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और आजकल हम इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम को मार्केट में भी देखते हैं जो ईज़िली अवेलेबल होती हैं, क्योंकि इंटरनेट का दौर है तो हर कोई जैतून के तेल का अपनी डाइट में इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए कोशा रहता है, और ये जाने बगैर कि इससे फ़ायदा क्या होगा या फिर नुकसान क्या होगा। और वैसे भी ऑलिव ऑयल में मौजूद फैटी एसिड्स, वाइटामिन या फिर दीगर अज्जा कसीर तादाद में शामिल होती हैं, और इसे खाना पकाने के लिए भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। मगर क्या आप लोग ये जानते हैं कि इसे पीना भी सेहत के लिए इंतहाई बेहतरीन समझा जाता है? सुबह सवेरे अगर खाली पेट एक खाने के चम्मच जैतून के तेल को पीना बेशुमार फ़वाइद का हामिल होता है, और आप ये जानकर दंग भी रह जाएंगे कि जैतून के तेल में मौजूद जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, इनकी मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है, जो कि ज़्यादा खाने से भी आपको रोकती है, और ये घी का एक बेहतरीन मुतबादिल तो है ही है, ताहम इसे खाली पेट पीना बहुत कम अरसे में जो आपकी तोंद निकली होती है ना उसको भी कम करने में मदद देता है। और वैसे भी अल्लाह ताला ने जो जैतून के तेल में बेशुमार फ़वाइद रखे हुए हैं, और ये बैकवक्त टॉनिक भी है और हमारे लिए खुराक का काम भी साबित होता है, और हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। बहुत से लोग जैतून के तेल की अफादियत या फिर उसको नहीं जानते हैं कि उसको किस तरह हमने इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है। बहुत से लोग इसको सिर्फ ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमारे घर सैलड बनी है, या जो डाइट कर रहे होते हैं, डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं, सैलड के ऊपर ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, या खाली ऑलिव्स खाए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि
इसकी अफादियत क्या है, किस तरह हमें खाना चाहिए, क्या ऑलिव ऑयल के अंदर खाना पकाना चाहिए और अगर पकाना चाहिए तो किस तरह पकाना चाहिए ताकि उसकी जो अफादियत है वो भी ख़त्म ना हो। तो इस पर बात करने के लिए इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ कुरतुलैन अनीस मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं। कुरतुलैन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। कुरतुलैन, जैतून का तेल जिसे ऑलिव ऑयल कहा जाता है, क्या क्या फ़ायदे छुपे हुए हैं इसके अंदर? जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। ऑलिव ऑयल मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर होता है। ये आपकी खून की नालियों में जमा नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता। अच्छा। और जो हमारी बैड ईटिंग हैबिट्स हैं, जैसे हमारी बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है या हमारी जो पुअर लाइफस्टाइल है उसकी वजह से अक्सर ऐसा होता है कि हमारी खून की जो नालियाँ हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं या उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। हाँ जी। तो ऑलिव ऑयल उस इन्फ्लेमेशन को क्योर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। साइंटिफिकली ये बात प्रूव हो चुकी है कि दुनिया में जो ऑलिव ऑयल है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा बख्श और सेहत बख्श ऑयल है। और जो आपकी उस ऑलिव ऑयल की इंटेक से जो आपकी बॉडी के बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो बैड फैट कहते हैं जिसको, और वो उसके लेवल्स कम हो जाते हैं और उसकी इंटेक से जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है और जो गुड फैट है वो उसके लेवल्स हाई हो जाते हैं। ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा ऑलिव ऑयल में शामिल हैं एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़, जिसकी वजह से ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और अगर आपकी बॉडी में कहीं पे इन्फेक्शन है तो उसको क्योर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। ये सिर्फ ऑलिव ऑयल का हम इस्तेमाल करते हैं तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। इतनी ये अफादियत है इसके अंदर, इतने फ़ायदे हैं जिसका हमें पता नहीं होता। अच्छा, क्या एक जगह अगर इसके फ़ायदे हैं तो क्या इसके नुकसानात भी हो सकते हैं हमारी बॉडी के ऊपर? इसके नुकसानात इस तरह से हो सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ फ़ायदा मंद है, लोग अक्सर क्या करते हैं कि उसका इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपने। कोई भी अगर हेल्दी चीज़ है, वो बेशक ऑलिव ऑयल है तो ओवरऑल वो ऑयल ही फैट है। हाँ, तो अगर 1 टेबल स्पून हम ऑलिव ऑयल की बात करें तो उसमें 120 कैलोरीज होती हैं। अच्छा। जो कि बहुत ज़्यादा है एक टाइम के लिए। और ये नहीं कि आप उसको बिल्कुल ऐसे पीना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना। आपने हेल्दी चीज़ का इस्तेमाल भी एक मॉडरेशन में करना है ताकि वो आपकी जिस्म के लिए फ़ायदा मंद ही साबित हो, बजाय कि आप उसका इंटेक इतना ज़्यादा कर दें कि वो नुकसान में चला जाए। अब जैसे किसी को हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं या ओबेसिटी का शिकार जो बंदा है, वो ऑलिव ऑयल का इंटेक अगर बहुत ज़्यादा भी कर देगा तो वो भी उसके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। तो हमेशा आपने मॉडरेशन का ख्याल रखना है किसी भी हेल्दी फूड को लेते हुए या ऑलिव ऑयल को लेते हुए। अच्छा, जिस तरह मैं कह रही थी कि हमने जो रिसर्च में पढ़ा था कि अगर सुबह खाली पेट आप ऑलिव ऑयल का 1 चम्मच पी लेते हैं गर्म पानी के साथ तो वो शायद आपको पतला करने में भी कारआमद साबित होता है। वाकई ऐसा है या ये सिर्फ मिथ्स ही हैं? ये मिथ्स ही हैं, क्योंकि कोई भी स्पेसिफिक फूड या कोई भी ड्रिंक आपको वेट लॉस नहीं करती अनलेस के आप कैलोरी डेफिसिट यानी अपनी कैलोरीज कम करें, अपने खाने की जो इंटेक है वो कम करें। आप हेल्दी फूड खाएं, हेल्दी इंटेक करें और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें जो कि आपके लिए हर लिहाज से फ़ायदेमंद है। लेकिन इस तरह की मिथ्स को फॉलो ना करें। आप अपने दिन का आगाज़ हेल्दी ब्रेकफास्ट मतलब मुतवाज़न ब्रेकफास्ट से करें, बैलेंस डाइट से करें। ये नहीं कि इस तरह की मिथ्स को फॉलो करें और आप समझे कि आपका वेट दिनों में कम हो जाएगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मतलब अपनी डाइट का भी आप लोगों ने जो है वो ख्याल रखना है। ये छोटी छोटी मिथ्स पे नहीं जाना। ओवरऑल आपने अपने ईटिंग पैटर्न को हेल्दी करना है, हेल्दी रखना है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जैसे मैं बात कर रही थी कि ऑलिव ऑयल जब भी हम सुनते हैं तो हमारे जहन में आ जाता है कि शायद ये ड्रेसिंग के लिए ही इस्तेमाल होता है। क्या वाकई सिर्फ इसको ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए या फिर इसमें हम लोग खाना भी पका सकते हैं? मतलब जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं या जिन्होंने अगर डाइट नहीं भी करनी है वो बाकी ऑयल्स को छोड़ के वो ऑलिव ऑयल पे जाना चाह रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए फिर? ऑलिव ऑयल को आप अपनी डाइट में हर तरह से शामिल कर सकते हैं। आप उसको एज अ कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ सैलेड ड्रेसिंग भी यूज़ कर सकते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह के लिए एज अ टॉपिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल 3 तरह के हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, वर्जिन ऑलिव ऑयल एंड पोमेस ऑलिव ऑयल। अब ये मिथ है, बहुत कॉमन है कि हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को सिर्फ सैलेड ड्रेसिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि गलत है। लेटेस्ट रिसर्च से ये साबित हुआ है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को भी कुकिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट और सबसे ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर है। इसका जो स्मोक पॉइंट है यानी स्मोक पॉइंट 140 डिग्री सेंटीग्रेड है और हमारी जो कुकिंग प्रैक्टिसेस हैं वो उतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर
में नहीं होती, हम इसे लो में ही कर रहे होते हैं और ये इतनी ज़्यादा जल्दी रेंसिड नहीं होता। अगर आप इसको कुकिंग में भी इस्तेमाल करें, बेशक वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव हो, वर्जिन ऑलिव ऑयल हो या पोमेस ऑलिव ऑयल हो, आप इन तीनों ऑयल को हर तरह की कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो 3 इकसाम आप बता रही हैं कुरतुलैन, इसमें फ़र्क क्या है तीनों में? इसमें फ़र्क ये है कि जो जैतून को बिल्कुल फर्स्ट प्रेस किया जाता है, कोल्ड प्रेस जिसको हम प्रोसेस कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्योरेस्ट होता है वो एक्स्ट्रा वर्जिन होता है। उसके बाद जब उसको अगेन प्रेस किया जाता है तो वो वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है। उसके बाद उसमें कुछ केमिकल्स ऐड करके दोबारा से जब प्रेस किया जाता है तो वो कह लें कि रिफाइंड या पोमेस ऑलिव ऑयल होता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो गज़ाइयत से भरपूर है वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। तो उसको उसके अंदर हम खाना पका सकते हैं? जी बिल्कुल, हम उसको अंदर खाना पका सकते हैं। लेकिन जिस तरह हमारे घरों में प्रैक्टिस है कि हम अगर कुछ भी पका रहे होते हैं तो उसको हम भूनते बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनिस्ट भी कहते हैं कि जनाब उसकी जो अफादियत होती है वो ख़त्म हो जाती है। वो चाहे ऑयल के अंदर आप पका रहे हैं, घी के अंदर पका रहे हैं, यहाँ पर बाकी चीज़ें, गोश्त, यहाँ पर सब्जियाँ बना रहे हैं आप, तो उसको ज़्यादा भूनेंगे तो उसकी अफादियत ख़त्म हो जाएगी। तो इसको कितनी फ्लेम पर हमें फिर पकाना चाहिए अगर इसमें कोई चीज़ पका रहे हैं हम? तो हमारी कुकिंग प्रैक्टिसेस में वाकई ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि हम भूनते बहुत हैं। जब तक तेल ऊपर ना आ जाए हम लोगों ने पकाते जाना है। तो उसमें यही है, क्योंकि वो तो अब हमारी हैबिट बन चुकी है। उसके लिए ये है कि ऑयल का इस्तेमाल कम ही किया जाए, और वही बात है कि जहाँ पे आप दूसरे रिफाइंड ऑयल्स को यूज़ करें, जैसे कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, तो उससे ज़्यादा बेहतर यही है कि आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या किसी भी तरह के ऑलिव ऑयल को यूज़ करें, क्योंकि वो ज़्यादा फ़ायदा बख्श है। और जैसे मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि ये अब लेटेस्ट रिसर्च आ चुकी है कि स्मोक पॉइंट क्योंकि 140 डिग्री सेंटीग्रेड है और हमारी कुकिंग जो है वो इससे लो टेम्परेचर पे ही हो रही है। इतना ज़्यादा हम हाई फ्लेम यूज़ नहीं करते, ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल लेवल का जो ये फ्लेम है, सेंटीग्रेड है, ये तब यूज़ होता है। अच्छा। तो हम जो घर में कुकिंग आम कर रहे हैं उसमें ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आराम से इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, इसमें आप लोग इजीली कर सकते हैं। और जिस तरह हम ड्रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं या पिज़्ज़ा के लिए यूज़ वो तो बहुत फ़ायदेमंद है। फिर आप सैलड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पिज़्ज़ा में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ खा रहे हैं, इवन आप अपनी रोटी के ऊपर लगा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो भी, आप पराठा ना खाएं, आप ऑलिव ऑयल लगा लें। अच्छा। तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो देसी घी में और ऑलिव ऑयल में क्या फ़र्क है? अच्छा, जिस तरह ऑलिव ऑयल के अपने फ़वाइद हैं, उस तरह देसी घी के भी बहुत से फ़वाइद हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को देखें कि ऑयल कैसे इस्तेमाल हो रहा है, उसकी क्वांटिटी क्या है। अच्छा। और जो पर्सन उसको यूज़ कर रहा है उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसकी हेल्थ कंडीशन क्या है, उसकी एज क्या है। अगर कोई इंसान यूज़ कर रहा है जो ओबेसिटी का शिकार है या उम्र के ज़ायद हिस्से में है या उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स है, तो वो ये प्रेफर करे कि वो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल ही करे, क्योंकि देसी घी सैचुरेटेड फैट है, वो आपकी ब्लड वेसल्स में जाके ब्लॉक हो सकता है अगर आपका लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है या आप वर्जिश नहीं करते या आप उम्र के ज़ायद हिस्से में हैं। अच्छा। तो प्रेफरेबल यही है कि फिर आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। सही। अच्छा, किन लोगों को इससे एक तो इज्तनाब करना चाहिए और किन लोगों को ऑलिव ऑयल के ऊपर चला जाने, मतलब किन को जो क्रॉनिक डिजीज़ जिन्हें होती है, जिन्हें कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है, जिनको दिल का मसला होता है, तो उनके लिए इसकी मिकदार एक तो कितनी होनी चाहिए और इनको क्या इस पे ही शिफ्ट हो जाना चाहिए ऑलिव ऑयल पर? जैसे मैंने आपको पहले भी इसके फ़वाइद बताए हैं, तो इसके तो फ़वाइद बेतहाशा हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से रिमूव करता है, ख़त्म करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। इसी तरह इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। तो अगर किसी को क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा बख्श है। और मिकदार की अगर बात की जाए तो ये वही है कि ये नहीं कि आप फ़ायदा दे के आप बहुत ज़्यादा उसकी इंटेक कर दें। ऑयल है, आपने फ़ैट का पोर्शन अपनी डाइट में हमेशा मुनासिब रखना है, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ फैट इज़ इक्वल टू 9 कैलोरीज, ठीक है, और 1 टेबलस्पून से आपको 120 कैलोरीज मिल रही हैं। तो ये नहीं कि आप ऑयल का इस्तेमाल इतना ज़्यादा कर दें कि आप ओबेसिटी की तरफ चले जाएं या उल्टा वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह साबित हो जाए। तो ये क्रॉनिक डिजीज़ जैसे हार्ट की प्रॉब्लम्स होगी, इन्फ्लामेशन जैसे आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये आपकी बॉडी
बॉडी के ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करता है। इसके अलावा ये जो ब्रेन रिलेटेड डिजीज़ होती हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कैंसरस सेल्स को आपकी बॉडी से रिमूव करता है। तो इस तरह के बेतहाशा जो फ़वाइद हैं वो ऑलिव ऑयल के हैं, और इसको आप अपनी डाइट में मुनासिब मिक़दार में अगर इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए यकीनन बहुत फ़ायदा बख्श है। बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, एक तो हम लोग इसको खाने पकाने के लिए भी यूज़ करते हैं, दूसरा हम अगर किसी को कहीं किसी जोड़ में दर्द हो रही है, कहीं दर्द हो रही है, तो इसका मसाज भी हम लोग करते हैं। इवन दो के बहुत से लोग हैं सर में भी इसको लगाते हैं, बालों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इसका मसाज करना चाहिए हमें? जी, ऑलिव ऑयल का मसाज बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये आपकी बॉडी में हीट क्रिएट करता है। जब आप इसको अपनी बॉडी में रब करते हैं तो स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं और जो नर्व्स हैं वो हीट क्रिएट करती हैं, जिससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाती है। और जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है तो आपकी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि सर की में जो मालिश करते हैं उससे आपके हेयर ग्रोथ तो बेहतर होती ही है, हेयर फॉल भी रुकता है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये भी है कि जैसे हमारे यहाँ डिप्रेशन का बहुत मसला है। तो 80 to 90% लोग आज का डिप्रेशन का शिकार हैं। तो अगर आप इसकी मसाज सर पे करते हैं तो ये आपकी बॉडी से में ऐसे हार्मोन्स को डेवलप करता है जो आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करते हैं और आपके दिमाग को पुरसकून करते हैं। नज़ला, ज़ुकाम और इन्फेक्शन इसके ख़तरात को कम करता है, और आपकी बॉडी में अगर कहीं पे भी पेन है आप इसका मसाज करेंगे वो पेन को भी ख़त्म करेगा, आपके मसल्स को हील करता है। तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल हर तरीके से ही बहुत फ़ायदा बख्श है। मतलब ये इसका आप इस्तेमाल करेंगे बेशक खाने में या फिर इसका मसाज करने में, तो ये हर तरीके से अच्छा ही है। ऑलिव ऑयल की तो हमने बात कर ली, ऑलिव्स की बात करना चाहूँगी। उसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, क्या अफादियत है उसके अंदर, और ये कितना ग़िज़ाइयत से भरपूर है? अच्छा, ऑलिव्स की अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जैतून का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में की है, और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जैतून के दरख्त की कसम खाई है। तो तब तो कोई ऐसी मेडिकल रिसर्चेस भी नहीं थी, साइंटिफिक स्टडीज़ भी नहीं थी, और अल्लाह ताला ने इतने साल पहले हमें उसकी अफादियत से, उसके फ़वाइद से आगाह कर दिया था। ऑलिव्स एंटीऑक्सीडेंट हैं, अगेन इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं। ये विटामिन ई से भरपूर होते हैं। जो आपकी स्किन हेल्थ के लिए और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर हैं, ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर हैं। ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए मुफीद हैं, और आपके कैंसर सेल्स को रिमूव करते हैं। तो ये सब फ़ायदे हैं जो हम ऑलिव से भी ले सकते हैं। लेकिन फिर ऑलिव्स, अगर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें तो फिर क्या साथ ऑलिव्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए, या बहुत ज़्यादा ये एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड वाला सीन हो जाएगा? यही है कि आप दोनों को बेशक डिवाइड कर लें। कुछ पोर्शन आप ऑलिव्स का ले लें, कुछ पोर्शन आप ऑलिव ऑयल का ले लें। ऑलिव्स को आप सैंडविचेस में ऐड कर सकते हैं। बच्चे पिज़्ज़ा बहुत शौक से खाते हैं, तो आप पिज़्ज़ा में टॉपिंग के तौर पे एज अ टॉपिंग यूज़ कर लें। उसके अलावा आप ऑमलेट में, इस तरह की चीज़ों में ऐड कर सकते हैं। और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल क्योंकि कुकिंग में हो रहा है तो उसका इस्तेमाल आप सैलेड ड्रेसिंग के तौर पे भी कर सकते हैं। तो ये सब है कि आपने डिवाइड करना है पोर्शन। ये नहीं कि आप ऑलिव्स भी बहुत ज़्यादा, उसकी इंटेक भी आपकी बहुत ज़्यादा है और ऑलिव ऑयल की भी इंटेक ज़्यादा है, तो आपने उसको मैनेजेबल तरीके से डिवाइड कर लेना है ना। अच्छा, दूसरा, लेकिन अगर हम खा रहे हैं ऑलिव्स ही खा रहे हैं एक दिन में, तो उसका कितना पोर्शन, मतलब कितने ऑलिव्स होने चाहिए, 6-7 या कितने होने चाहिए? 6-7 आई गेस ज़्यादा हैं। पर्सन टू पर्सन वैसे वेरी करता है। जो बच्चा होगा उसकी इंटेक थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि वो एक्टिव भी है ना, वो स्कूल जा रहा है, वो खेल भी रहा है। आप उसको 5 to 6 दे सकते हैं। जो मिडिल एज का है उसको आप 3 to 4 दे दें, या आप 2 पोर्शन में भी डिवाइड कर सकते हैं। आप दिन में ब्रेकफास्ट में भी दे दें और थोड़ा या लंच में ऐड कर लें या डिनर में ऐड कर लें। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर हम ऑलिव्स की बात करें तो उसकी जो एक नॉर्मल अगर हम कंजप्शन बताएं तो वो 5 to 6 ऑलिव्स इज़ इनफ। अच्छा, ऑलिव्स में भी तो 2 है ना, एक ब्लैक वाले भी हैं और एक ग्रीन वाले भी हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क है और कौन से खाने चाहिए? दोनों ही फ़ायदेमंद है, बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो प्रोसेस्ड ऑलिव ऑयल होते हैं, सॉरी ऑलिव्स होते हैं, हाँ, जो कैन में होते हैं और जो विनीगर में डिप होते हैं, आपने वो यूज़ नहीं करने क्योंकि वो प्रोसेस्ड हैं। और कोई भी चीज़ जब आप प्रोसेस्ड यूज़ करते हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहती क्योंकि उसमें डिफरेंट केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव्स ऐड हो जाते हैं जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह। लेकिन हमारे यहाँ पे तो वही खाए जाते हैं, केन वाले खाए जाते हैं।
अगर आप बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, बाकी वहाँ तो मिल जाते हैं। हमारे यहाँ मुश्किल होता है। यहाँ पर ये है कि अगर आप कोई बहुत ज़्यादा अच्छे स्टोर में वगैरह में जाएं तो आप जहाँ पे हम जंक फूड पे तो बहुत ज़्यादा पैसे लगा लेते हैं, लेकिन जहाँ हेल्दी ईटिंग की बात आती है तो वहाँ पे हम अपने पैसों को रोक लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये बहुत महंगा है, लेकिन अगर आप वही पैसे अगर आप हेल्दी ईटिंग की तरफ लेके जाएँ तो आप अपने आप को बहुत सी बीमारियों से बचा सकते हैं। वो आपके लिए लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, बच्चों को रोज़ाना की बुनियाद पर भी कितना देना चाहिए? और इसके मेरे ख्याल से इसमें एक मिथ भी आती है कि शायद ऑलिव जो है वो गर्म इनकी तासीर होती है, ऑलिव ऑयल की भी और इसकी भी गर्म तासीर है, तो इतना ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वाकई मिथ है या वाकई इसकी तासीर गर्म है? अच्छा, जहाँ तस्वीर की बात आती है वहाँ पे हम पूरा दिन में सिर्फ ऑलिव्स तो खाएंगे नहीं। हमारी डाइट में और भी बहुत सी चीज़ें हैं। हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी ले रहे हैं, हम कार्ब्स भी ले रहे हैं, हम प्रोटीन भी ले रहे हैं, हम डेयरी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी का निज़ाम इस तरह से बनाया है कि हम किसी भी चीज़ को जब मॉडरेशन में लेते हैं तो वो हमारी बॉडी उसको बैलेंस कर लेती है। अगेन बात आ जाती है मॉडरेशन की। आपने इंटेक इतनी ज़्यादा नहीं कर देनी। जैसे आजकल गर्मियाँ हैं, गर्मियों में तो वैसे ही इंसान का दिल कर रहा होता है कि वो ठंडी चीज़ें खाएं, तो उसमें आप मॉडरेशन का ख्याल रखें। जैसे एक बच्चा है, आप उसको एट अ टाइम 3 to 4 ऑलिव्स दें, इससे ज़्यादा ना दें। इससे ये ना हो कि वो मतलब वाकई जो है अगर ऑलिव्स की इंटेक इतनी ज़्यादा है तो फिर तो वो उसकी बॉडी में गर्मी की तासीर हीट प्रोड्यूस करेगी। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ को एक नॉर्मल मॉडरेशन में ले रहे हैं, क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो वो फिर आपकी बॉडी में ये जो तासीर गर्म वाली चीज़ है ये नहीं होगी। लेकिन ये मिथ है या वाकई ऐसा है? अगर ज़्यादा लेंगे तो वो नुकसानदेह हो सकता है। हो सकती है। वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी ऐसा ही है कि अगर आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा लेंगे तो वो फिर गर्मी वाली चीज़ हो सकती है। अच्छा, जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं या हार्ट के पेशेंट्स हैं वो लोग भी ऑलिव्स खा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऑलिव्स के जैसे मैंने आपको पहले बताया फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं हार्ट पेशेंट्स को लेके, तो वो उनका इंटेक कर सकते हैं क्योंकि वो वही है कि उनके बैड फैट्स को कम करेगी उनकी बॉडी से और गुड फैट्स को जो क्योंकि बढ़ा देगी और उनके लिए फ़ायदेमंद है, तो वो इसका इंटेक कर सकते हैं। जो डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं, क्योंकि आजकल हर कोई ये चाह रहा है कि हमारा वज़न कम हो जाए और हमें इंटरनेट से हर चीज़ अवेलेबल होती है, आपको पता है। अब बहुत से लोग इस पे भी शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब जैतून के तेल पे या ऑलिव ऑयल पे भी जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं वो लोग अपनी डाइट में इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या कहेंगे कि किस तरह इसका इस्तेमाल करना चाहिए उन्हें? जब आप वज़न कम कर रहे होते हैं तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि आपने अपनी बॉडी से फ़ैट्स को बिल्कुल निकाल देना है। ऐसा नहीं है। फ़ैट्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और जहाँ पे हम बैड फैट्स को लेते हैं उनको एलिमिनेट ज़रूर करें, लेकिन गुड फैट्स का इस्तेमाल आपको अपनी बॉडी में हर हाल में रखना है, जो कि आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए और आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए फ़ैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और आप ऑलिव ऑयल क्योंकि एक हेल्दी फ़ैट है, गुड फैट है, तो उसका पोर्शन आप अपनी डाइट में रखेंगे। अच्छा। तो वो ज़ाहिर है वज़न भी कम करेगा और आपकी बॉडी को डिफरेंट हेल्थ बेनिफिट्स भी फराहम करेगा। लेकिन ये बात नहीं ना है कि सिर्फ अगर आप खाना खा रहे हैं और खूब खाना खा रहे हैं, लेकिन ये आपके माइंड में है कि हमने ऑलिव ऑयल के साथ बनाया है तो हम खूब खा सकते हैं। जी, मॉडरेशन का इस्तेमाल का आपने ख्याल हर हाल में रखना है। ये नहीं कि फ़ायदेमंद चीज़ है तो उसका इंटेक इतना ज़्यादा कर दें कि वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाए। इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे बहुत ख्याल रखना है। ठीक है। और एक्सरसाइज कितनी लाजमी है हमारी लाइफ में? अच्छा, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल अब इतना ज़्यादा सेडेंटरी हो चुका है, हम हर वक्त गैजेट्स में, बच्चे भी हैं जो वो बाहर गेम्स वगैरह जो हम बचपन में हम खेलते थे लेकिन हमारे बच्चे आजकल नहीं करते, वो मोबाइल वगैरह, वीडियो गेम्स, इस तरीके की चीज़ों को ही फॉलो करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक जो नॉर्मल इंसान है वो 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखे, ज़रूर करे। बेशक वॉक करे, जॉगिंग करे, साइकिलिंग करे, वो बहुत जिस तरह की भी फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है आप लोगों ने वो करनी है। हमारे साथ कुर्रतुलैन अनीस मौजूद थी, क्लिनिकल डाइटिशियन थी। कुर्रतुलैन बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। ऑलिव ऑयल के हवाले से और ऑलिव्स के हवाले से हमने बात की है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान के हवाले से। और पाकिस्तान को बने हुए 76 साल बीत चुके हैं और बेशुमार तूफ़ान आए और बेशुमार गुजर भी गए। बतौर कौम हमने बहुत से हादसात और अलमियों का सामना भी किया है, लेकिन हम हर उस तूफ़ान से गुजरे हैं जिसके मुतालिक दुनिया का ख्याल ये था कि हम खुदा ना खास्ता नाकाम हो गए हैं या इस मुश्किल से कभी नहीं निकल पाएंगे।
लेकिन आज इन्हीं तूफानों में से गुजरकर हम कामयाब मंजिल के हसूल के लिए कोशां हैं। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, भला इसके बगैर जिंदगी भी कोई जिंदगी है क्या? आज से ठीक 4 रोज बाद हम अपना 76वां यौम आज़ादी भरपूर मिली जोशो जज्बे से मना रहे होंगे। और आज हम जिस आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं, ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का समर ही तो है। हम कोशिश करेंगे कि 14 अगस्त की आमद से पहले अपने तमाम तर बुजुर्गों को खिराज तहसीन पेश करते रहें, क्योंकि हमारे इन बुजुर्गों ने अपना आज हमारे कल पर कुर्बान किया। जो आज़ादी की दास्तान उन्होंने अपने लहू से लिखी थी, उसे सुनने के लिए हमने आज स्टूडियोज़ में दावत दे रखी है। डॉक्टर महबूब हुसैन साहब हैं और चेयरमैन हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, बहुत बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आज से हमने शुरू किया है कि हम 14 अगस्त तक अपने तमाम तर सेगमेंट्स में और ख़ासतौर पर सेगमेंट में हम पाकिस्तान की हिस्ट्री पर जो है वो नज़र डालेंगे। तो आज हम अपने उन तमाम तर बुज़ुर्गों की जिन्होंने कुर्बानियाँ, जो शहीद हुए, उन्हें खराज तहसीन पेश करेंगे। सबसे पहले तो बताइए कि तकसीम से पहले मुसलमानों की क्या हालत ज़ार थी, किस तरह का वहाँ की सिचुएशन क्या थी वहाँ पर? पहली बात तो ये कि ये बहुत अच्छा आपका स्टेप है कि हम अपने असलाफ़ की कारनामों को जानें। जो कौमें अपनी तारीख़ को भूल जाती हैं वो ज़ाहिर सफ़े हस्ती से मिट जाती हैं। तारीख़ को याद करके, अपनी गलतियों का अज़ाला करके, मुस्तक़बिल की प्लानिंग करके हमें आगे बढ़ना होगा। यकीनन हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी। यहाँ पर एक तवील अरसा मुसलमानों ने हुकूमत की, कई सदियाँ हुकूमत की, लेकिन 1857 की जंग आज़ादी के बाद कुछ ऐसे हालात और वाक़यात हुए कि मुसलमान हाकम से महकूम बन गए। उन पर अरसा हयात तंग कर दिया गया। ज़ाहिर उनसे इक़्तिदार छीना था, तो छीनने वालों ने इनको अपना दुश्मन समझा और इन पर अरसा हयात तंग कर दिया। इनको सज़ाएँ दी गई, इनको मारा गया, इनको कत्ल किया गया। लेकिन फिर भी हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने इस सख्त सूरत हाल से रास्ता निकाला। मिसाल के तौर पर सर सईद अहमद ख़ान का नाम हम जानते हैं। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास रास्ता ये है कि हमने लड़कर देख लिया, हमने जंग करके देख ली, वो स्ट्रेटजी ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक कामयाब नहीं हो सकी। तो अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम अपना तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकें और आगे भी बढ़ सकें। उसके लिए उन्होंने तहरीक अलीगढ़ लॉन्च की और इस तहरीक का जो क्रक्स था वो 3 पॉइंट्स पर था कि अलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स, डिवोशन टू एजुकेशन और लॉयल्टी टू द ब्रिटिशर्स, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटीज़ थी। तो उन्होंने कहा कि आप अभी अपना फोकस सिर्फ तालीम की तरफ रखें, सियासत से किनारा कशी कर लें और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके मुताबिक चलें। तो ज़ाहिर है कि उनका ये मशवरा काफ़ी हद तक साइब रहा। मुसलमानों ने इस पर अमल किया और उस अमल की वजह से फिर जो तहरीक अलीगढ़ थी उसने एक ऐसी क़यादत फ़राहम की मुसलमानों को जिसने आगे चलकर फिर तहरीक पाकिस्तान के लिए रास्ता हमवार किया। लेकिन ये तहरीक अलीगढ़ से पहले आपने जिस तरह हमसे बात की कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद हम ग़ुलाम बन गए थे, हुक्मरानी से हम लोग ग़ुलामी में आ चुके थे अंग्रेज़ों के, उन्होंने सज़ाएँ भी दी। तो ये ख़ास तौर पर मैं मुसलमानों के वाले से पूछना चाहूँगी सर कि उनको ही क्यों टारगेट किया गया था और उनके लिए क्यों ज़मीन जो थी वो तंग कर दी गई थी और उन्हें ग़ुलामी में ले आया गया? देखिए, अगर हम उस दौर के हालात देखें, हिस्ट्री को टाइम एंड स्पेस के कॉन्सेप्ट में जाकर देखें तो मुसलमान पहले हाकम थे। एग्जैक्टली। तो जाहिर है कि जब एक नया हाकम आया, एक नया मास्टर आया, एक नया रूलर आया, तो जिससे उसने इक़्तिदार छीना था वो उसका टारगेट नंबर 1 था। दूसरी कौम ज़ाहिर है कि हिंदू थे। हिंदुओं के लिए सोसाइटी के अंदर कोई तब्दीली ऐसा इस तरह नहीं आई कि वो पहले भी महकूम थे और अभी महकूम थे, बल्कि वो करीब हो गए अंग्रेज़ के, नए रूलर के करीब हो गए, बल्कि उन्होंने उनके साथ मिलकर मुसलमानों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दी। ऐसी बेशुमार एग्जाम्पल्स तारीखी किताबें भरी पड़ी हैं। तकसीम बंगाल का इशू आप देख लें, उसमें कांग्रेस ने मुखालफत की, हालांकि वो एक खालिसतन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू था। इसी तरह जब मुस्लिम लीग बनी तो मुस्लिम लीग के क़याम के ऊपर उन्होंने अपना रिएक्शन शो किया। इसी तरह आप देखें जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ बनी, उन मिनिस्ट्रीज़ का जो रोल था टूवर्ड्स इंडियन मुस्लिम्स, वो कितना हार्श था, कितना एग्रेसिव था, कितना सख्त था कि मुसलमानों को ज़ाहिर है कि उसके जाने के बाद फिर यौम निजात मनाना पड़ा। इसलिए मुसलमानों को ज़्यादा टारगेट किया गया कि ये एक ऐसी कौम थी जिससे इक़्तिदार छीना गया था। मतलब 1000 साल हम लोगों ने हुक्मरानी की, मुसलमानों ने हुक्मरानी की और उसके बाद वो ग़ुलामी की उस स्टेज के ऊपर आ गए हैं। तो मुझे बताइए फिर जैसे अलीगढ़ तहरीक आई, उसके बाद फिर कितनी डिवोशन के साथ फिर जो मुसलमान थे वो फिर तालीम की तरफ राग़िब हुए और उन्होंने फिर अपना एक जो नया मुकाम हासिल किया था। देखें, ज़ाहिर है कि अलीगढ़ का जो मकसद था, बुनियादी मकसद यही था कि इनका एक सियासी तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाए मुसलमानों का,
और इनको तालीम की तरफ भी राग़िब किया जाए। तो 20वीं सदी के आगाज़ तक ये मशवरा बिल्कुल मुसलमान इस पर कारबंद रहे, लेकिन फिर कुछ ऐसे हालात हुए जिसकी वजह से मुसलमानों को अमली सियासत में आना पड़ा। आप देखें कि 1906 में मुस्लिम लीग बनी, और मुस्लिम लीग जब बनी तो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो बहुत सादा थे कि जी मुसलमानों के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, दूसरी अक़वाम के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए जाएंगे, अंग्रेज़ों के साथ मिलकर चला जाएगा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे वाक़यात रूनमा होते चले गए कि मुसलमानों ने एक अपना अलग रास्ता, मिसाल के तौर पर मुसलमानों ने या मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ एक एग्रीमेंट किया 1916 में, जिसे हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं। जी। उसका बुनियादी मकसद ये था कि हिंदुस्तानियों के लिए मिलकर जद्दोजहद की जाए। लेकिन कुछ अर्से के बाद कांग्रेस ने ये एक्सेप्ट करने के बाद कि मुसलमान एक सेपरेट एंटिटी हैं, अपने इस एक्सेप्टेंस से वो विदड्रॉ कर गए। और फिर आगे चलकर आप देखेंगे जिस तरह के वाक़यात अनफोल्ड हुए। मिसाल के तौर पर नेहरू रिपोर्ट में वो सारी बातें उन्होंने डिसऑन कर दी जो पहले खुद मान चुके थे। और ये इतनी सख्त रिपोर्ट थी कि इसके ऊपर फिर कायदे-आज़म को अपने 14 पॉइंट्स देने पड़े, और फिर आगे चलकर इकबाल को खुतबा इलाहाबाद में ये कहना पड़ा कि हमें आप अलग वतन बना कर दें। और फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एक पूरा सेगमेंट हुआ, वहाँ पर जाकर यहाँ के ज़माने कोशिश की कि यहाँ के जो कम्युनल इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व किया जाए। लेकिन ज़ाहिर है कि वो इतने कॉम्प्लिकेटेड थे और हमारी तरफ से, हम तो यानी कि मुसलमानों की तरफ से या मुस्लिम लीग की तरफ से तो आखिर दम तक ये कोशिश की जाती रही कि किसी तरह मिलकर चला जाए। हाँ जी। लेकिन हिंदुस्तान की हमेशा से यही रही है कि वो अपने वादे से हमेशा मुकरता है, जो कहता है वो बिल्कुल भी नहीं वैसा करता है, और हमें ये हिस्ट्री में भी यही चीज़ मिलती है और अभी तक यही चीज़ हमारे सामने आती है। अच्छा, दूसरा सर मैं ये ख़ास तौर पर जानना चाहूँगी, जो 1857 से लेके जो 1900 तक जो था, एक अल्लामा इकबाल के बारे में हम जानते हैं, कायदे-आज़म के हवाले से भी हम जानते हैं, इनकी जद्दोजहद के हवाले से, और इन्होंने जद्दोजहद की, जंग की, तभी हम आज़ाद फ़ज़ा में आज सांस ले रहे हैं। लेकिन 1857 से 1900 तक जो लोग रहे हैं, जो नुमाया नाम रहे हैं, जिन्होंने मुसलमानों में शऊर उजागर किया है, उनमें कौन कौन से आ जाते हैं? देखें, ज़ाहिर है कि 2 नाम तो आपने लिए, बड़े नाम, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, सर सैयद अहमद ख़ान का बहुत बड़ा नाम है। फिर मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं, ठीक है, उनके भाई शौकत अली हैं, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान हैं। फिर जो बंगाल की हमारी लीडरशिप थी, नवाब वक़ारुल मुल्क थे, नवाब मौसुल मुल्क थे। फिर इसी तरह शिमला डेपुटेशन को जिसने लीड किया सर आगा ख़ान थे। ये सारी वो मुसलमान ज़ुम्मा थे, क़यादत थी, जिन्होंने किसी न किसी पॉइंट पर अपना एक कायदाना रोल प्ले किया, चाहे वो उर्दू ज़ुबान का तहफ़्फ़ुज़ हो, मुसलमानों के सियासी वजूद की प्रोटेक्शन हो, इनको एक पॉलिटिकल अवेयरनेस देने की बात हो, एक सियासी जमात के क़याम का फ़ैसला करना हो, अंग्रेज़ों से जाकर अपने मुतालबात मनवाने हो। तो ये सारी जो लीडरशिप थी, इन्होंने अपने अपने लेवल पर अपना अपना रोल प्ले किया। सही। लेकिन आप क्या कहेंगे, जैसे सियासत के हवाले से आप बात कर रहे हैं, उन्होंने एक अपना रोल प्ले किया, लेकिन उस वक्त भी हम सियासत में या सियासी उमूर में हिंदुओं से कितने पीछे थे? देखिए, उसकी एक वजह ये थी कि कांग्रेस पहले बन चुकी थी। अच्छा। उनकी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आ चुकी थी। वो पॉलिटिकली मैच्योर लोग थे इस सेंस में, और दूसरी तरफ मुसलमान सियासत से किनारा कश थे। ज़ाहिर उसके पीछे एक सर सैयद की फ़िलासफ़ी भी थी, और उसके पीछे एक वजह ये भी थी कि अगर सियासी मुतालबा करते हुए वो फिर एजिटेशन की तरफ आते हैं तो फिर उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगेगा कि ये बागी हैं, ये बगावत करते हैं, ये झगड़ा करते हैं, इनको दोबारा सनब किया जाए, इनको टारगेट किया जाए। तो इसलिए मुसलमान थोड़े से डिफेंसिव मोड में चल रहे थे। लेकिन 20वीं सेंचुरी जब शुरू होती है तो फिर मुसलमानों ने अपनी इस पॉलिसी को खुद से रिव्यू किया। अच्छा। और उन्होंने जाकर शिमला में वाइसराय से भी बात की, फिर वापस आकर मुस्लिम लीग का बाकायदा क़याम अमल में आया, और इस सियासी प्लेटफॉर्म से उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अपनी स्ट्रगल का आगाज़ किया। इसलिए चूँकि मुस्लिम लीग 1906 में बनी, कांग्रेस उससे 21 साल पहले 1885 में बन चुकी थी, इसलिए वो थोड़ा सा पॉलिटिकली मैच्योर थे। और मुसलमान ज़ाहिर है कि आगाज़ में ये जो मुस्लिम लीग थी, ये एक तरह से कैडेट टाइप पार्टी थी। अच्छा। बंद कमरों में, महदूद पैमाने पर, छोटी जगह पर मीटिंग्स करके, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर भी इसको रिवाइज़ किया गया। मुस्लिम लीग की पॉलिसीज़ को भी वक्त के बदलते हुए तकाज़ों के मुताबिक चेंज किया गया। फिर ये बंद कमरों से निकलकर मैदानों में आई, मैदानों से निकलकर पर फिर बहुत बड़े, आप देखिए ना, जिस शहर में हम बैठे हैं, इसी शहर में 1940 में जो जलसा हुआ, करारदाद लाहौर जिसमें पेश की गई, वो इतना बड़ा जलसा था कि उससे दूसरी सियासी जमातें खौफज़दा थीं, उसको मुल्तवी कराने की वो कोशिश करती रहीं किसी न किसी अंदाज में। लेकिन उस जलसे में पूरे जनूबी एशिया से, पूरे हिंदुस्तान से मुसलमान इकट्ठे हुए
और उन्होंने अपना एक टारगेट मुतय्यन किया कि अब हमें आज़ादी लेनी है। और जब उन्होंने ये एक मुस्लिम लीग के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से बाज़ाब्ता तौर पर एक रेजोल्यूशन के ज़रिए ये एक डिमांड या एक मुतालबा रख दिया, तो फिर उसमें उन्होंने 7 साल के मुख्तसर अरसे में ये अचीव करके भी दिखा दिया हमें। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग के अंदर भी तब्दीली आई। अच्छा, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पहले मैच्योर थी, मुस्लिम लीग को थोड़ा टाइम लगा, लेकिन उसने टारगेट अचीव कर लेकिन जब कांग्रेस बन चुकी थी और उसके कितने साल बाद हमारी जाके मुस्लिम लीग बनी 21 साल बाद 21 साल बाद बनी है, लेकिन फिर भी हमें क्या पहले कोशिश करनी चाहिए थी इन तमाम तर तहरीकों की, या कहाँ पे कोई फ्लॉ था ऐसा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले भी ज़ाहिर है कि मुसलमान क़यादत तो इन चीज़ों से अवेयर थी, लेकिन उस वक्त हालात का तकाजा यही था कि अभी आप वेट एंड सी में चलें। अच्छा, आप थोड़ा डिफेंसिव मोड में चलें, वरना जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि फिर टारगेट होते, फिर इनको दबा दिया जाता, फिर इनके ऊपर अरसा हयात तंग कर दिया जाता। तो पहले इन्होंने अपनी तमाम तर एनर्जीज, तमाम तर फोकस एजुकेशन की तरफ रखा, और जब थोड़ा सा पॉलिटिकली मैच्योर हुए, हालात बदले, सूरत हाल में तब्दीली आई, तो फिर इन्होंने एक सियासी जदोजहद का आगाज़ किया, और जाहिर है कि वो सूरत हाल के मुताबिक थी और फिर उसमें कामयाब भी हुए। वो ऑब्वियसली वहाँ पर उस टाइम जो हालात चल रहे थे उसके हवाले से जो सूट किया उन्होंने वही चीज़ें की है। लेकिन खुश आइंद बात यह है कि आज हम एक आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। तो जनाब, आज हमने बात की है 1857 से लेके 1900 तक के इस एरा में क्या क्या हमें जदोजहद करनी पड़ी और कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, और तब मुसलमानों की जो डिवोशन थी वो किस तरफ थी। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर महबूब हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। चेयरमैन है हिस्ट्री डिपार्टमेंट के, पंजाब यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और जनाब, इसी नोट पे हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।